प्रिय छात्रों, वार्षिक परीक्षाएं प्रगति पर है। इसी संदर्भ में हिंदी प्रश्न पत्र के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। जैसा कि प्रश्न पत्र 15 मिनट पूर्व दे दिया जाता है और ये समय आपके लिए मात्र प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। उस समय आप केवल अपठित बोध को ही पढ़ें। अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश। अपठित गद्यांश में आपके पास कोई विकल्प नहीं है, केवल एक गद्यांश रहेगा और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसके उत्तरों की आपने उस गद्यांश में खोजना है। तो प्रयास करें कि आप उन उत्तरों का उन 15 मिनट के अंदर चयन कर लें ताकि आपका शेष समय अन्य प्रश्नों के लिए रह जाए। अपठित काव्यांश में आपके पास विकल्प रहने वाला है, अर्थात 2 काव्यांश दिए जाएंगे जिसमें से केवल आपको एक ही करना है। तो इसका चयन भी आप उन 15 मिनटों में कर लें। 2 में से जो आपको बेहतर लगता है, जिसे आप अच्छे से समझ पा रहे हो, उसे ही चुनें और 2-3 बार उसको पढ़ लें ताकि उसके प्रश्नों के उत्तर निकलने शुरू हो जाए। प्रश्नों को पहले ही पढ़ लें ताकि उत्तर निकालने में आपको आसानी रहे। उत्तर के बहुत करीब जाने का प्रयास करें। जो सही विकल्प आपको लगता है उसका ही चयन करें। उसके पश्चात हमारा व्याकरण भाग शुरू होता है। व्याकरण में आपसे वाच्य, वाक्य, पद परिचय, अलंकार, इससे संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से आपने प्रत्येक भाग का आपने केवल 4 प्रश्नों के उत्तर ही करने हैं। वाक्य में आप वाक्य, वाच्य, पद परिचय, अलंकार, इसका भी मैं परिचय थोड़ा थोड़ा दूंगा आपको। उत्तरों को आप सही प्रकार से देख लें और अच्छे सही विकल्प को चुनने का प्रयास करें। जिस प्रश्न में आपको एक भी प्रश्न नहीं आता है तो निश्चित रूप से आप अनुमानित ही उसका उत्तर ढूंढेंगे, परंतु जिस प्रश्न में आपको 2 उत्तरों में दुविधा है, आपको 2 उत्तरों को आपको पता है कि ये इसमें उत्तर बिल्कुल ही गलत है और 2 में आपको बहुत ही ज़्यादा समानता लग रही है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ऐसे प्रश्नों को आप प्रश्न पत्र के आरंभ, उत्तर पुस्तिका के आरंभ में करेंगे और उसी प्रश्न को आप 2-3 पृष्ठ के बाद फिर से एक बार दोहराएं। इस पर आप विकल्प बदल दें। पहले मान लो आपने प्रश्न नंबर 4 का ख आपका सही था और आपको लग रहा है कि इसका घ भी सही है, तो 2-3 पृष्ठ के बाद उसका घ उत्तर का चयन करके उसको एक बार फिर से दोहरा दें। सभी प्रश्नों में ऐसा नहीं करना है। 3 से 4 प्रश्न जिसमें आपको, यदि आपके इस तरह से कोई प्रश्न है जिसमें आप बहुत ही दुविधा में हो, असमंजस है कि इसके 2 विकल्प में से कोई भी सही हो सकता है, तो उनको आप अगले से अगले पृष्ठ में 2-3 पृष्ठ के बाद फिर से दोहरा दें। हो सकता है आपको इसका फायदा मिल जाए। अब हम चर्चा करेंगे एक एक विषय को, जो वाक्य, वाच्य, पद परिचय और अलंकार है। सबसे पहले आपको वाक्य भेद में उसके अंगों के विषय में ध्यान रखना है। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य उसे कहा जाता है जिसके बारे में कहा जाए और विधेय वह होता है कि उसके विषय में जो बात कही जा रही है। जैसे आपके पास है, अनुराधा भट्ट ने वाद विवाद प्रतियोगिता जीती। ठीक है, इसमें आपके पास उद्देश्य अनुराधा भट्ट है और विधेय वाद विवाद प्रतियोगिता जीती। इसी उद्देश्य और विधेय को मैं थोड़ा सा मुश्किल कर देता हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी अमेरिका, या थोड़ा सा बदलते हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका गए। अब इसमें उद्देश्य विधेय की अगर बात करें, उद्देश्य इसमें है नरेंद्र मोदी और विधेय इसमें है अमेरिका गए, और शेष जो हमारे पास है भारत के यशस्वी और व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए, ये इसमें क्या है। यदि इस तरह का कोई प्रश्न आता है जो आपके पास उद्देश्य से पहले हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, ये आपके पास होगा उद्देश्य का विस्तार,
और अमेरिका गए, इससे पहले जो आपके पास विषय है व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए, ये होगा विधेय का विस्तार। यदि इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो आप उत्तर का चयन कर सकते हो, उद्देश्य का विस्तार क्या है या विधेय का विस्तार क्या है। अब आते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद, जिसमें सरल, संयुक्त और मिश्र है। सरल में आपके पास एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है। संयुक्त में आपके पास समुच्चय बोधक अवयवों के माध्यम से दो वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है, जिसमें और, इसलिए, किंतु, क्योंकि या ताकि जैसे समुच्चय बोधक अवयव जुड़े रहते हैं। और मिश्र वाक्य में आपके पास एक प्रधान वाक्य और बाकी शेष उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य रहते हैं, जिस पर वो टिके रहते हैं। इसमें भी हम समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करते हैं, जिसने, की, जिन्हें, जिसमें, जो, जिसको, जहाँ, जब, तो, अगर, क्योंकि, यदि, परंतु, इस तरह के शब्दों का उसमें प्रयोग किया जाता है। निश्चित रूप से ये आपको आते भी होंगे। अब हम बात करेंगे आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य में आपके पास तीन भेद होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य का एक मैं उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। कौशल्या नहीं आएगी, सुमित्रा जानती थी। अब इसका पता करने के लिए ये संज्ञा है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है, इसमें आपको प्रश्न का निर्माण करना होगा। जैसे इसमें है कौशल्या नहीं आएगी, सुमित्रा जानती थी। सुमित्रा क्या जानती थी? अगर क्या से कोई प्रश्न बनता है तो वो संज्ञा उपवाक्य होगा। विशेषण का, जो आदमी पत्र बांटता है वह डाकिया होता है। डाकिया कौन होता है? अब विशेषण उपवाक्य का पता करने के लिए हमें कौन से हमारे प्रश्न बनते हैं। और क्रिया विशेषण, जब घंटी बजी फोन उठा लिया। फोन कब उठा लिया, कब, कितना, कैसे, यह आपके पास क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। इससे संबंधित कोई प्रश्न आए तो आपने इस तरह से प्रश्न का निर्माण के उसका उत्तर खोजना है। उसके बाद वाक्य रचनांतरण में आपको सरल से मिश्र, सरल से संयुक्त, संयुक्त से सरल या मिश्र से सरल वाक्यों का चयन करने के लिए इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वाच्य भेद के अंतर्गत आपके पास तीन भेद है: कर्तृ, कर्म और भाव। कर्तृवाच्य जिसमें क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, कर्म में क्रिया जिसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता रहती है, और इसमें से या द्वारा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वहीं भाव में भावों से जुड़ी बात होती है, इसमें भी हम से शब्द का प्रयोग करते हैं। इसमें मात्र आपको कुछ प्रश्न चयन करने के लिए हो सकता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उसका चयन करने के लिए। और बाकी प्रश्न आपको इसमें परिवर्तन के लिए आएगा, वाच्य परिवर्तन में, जिसमें कर्तृ से कर्म या कर्म से कर्तृ या कर्तृ से भाव। कर्म और भाव को कभी भी आपस में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। तो प्रयास करें कि हमारे इसमें एक भी उत्तर जो है गलत ना हो। अगला प्रश्न आएगा पद परिचय। पद परिचय में हमें वाक्यों में आने वाले जितने भी पद है उसकी व्याकरण की दृष्टि से हमने परिचय देना है। वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, क्रिया विशेषण है, क्रियापद का, हर तरह से हमने उसका परिचय देना है। यदि वो संज्ञा है तो हमने उसकी संज्ञा का भेद बताना है, पुल्लिंग, एकवचन, कारक, ये सभी चीज़ें हमने सर्वनाम या विशेषण में भी बताना है। इसके अतिरिक्त क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण में आपके पास चार तरह के भेद है: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। और संबंध बोधक पद परिचय के आधार पर भी हम परिचय देते हैं, जिसमें हम संबंध बोधक और उससे संबंध सूचक कौन सा इसमें प्रयोग किया गया है, और विस्मय आदि बोधक अगर है तो उसमें विस्मय, प्रशंसा, हर्ष, पीड़ा, शोक, चेतावनी, इन शब्द किसकी वजह से उसमें समुच्चय बोधक का प्रयोग किया है वो हमें उसमें चयन करना है सही से। तो इसमें भी आपका कोई भी उत्तर गलत होने की संभावना नहीं रहती है। व्याकरण में अंतिम प्रश्न आपके पास रहेगा अलंकार पर आधारित। उसमें श्लेष, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति और मानवीयकरण, इस पर आधारित प्रश्न किए जाएंगे। प्रश्न कुल 5 होंगे, आपको 4 के उत्तर देने होंगे। श्लेष के आधार पर, श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका हुआ, अर्थात जहां एक बार प्रयुक्त होने पर भी किसी शब्द के 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं वहां हमारा श्लेष हो जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में आपके पास किसी भी वस्तु में
अप्रस्तुत की संभावना को बताया जाता है और उसमें कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मनु, मानो, जनु, जानो, जानहूँ। उसके आधार पर आप उत्प्रेक्षा अलंकार को की पहचान कर सकते हो। अतिशोक्ति में किसी भी विषय का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, लोक सीमा से जहाँ परे की बात होती है तो वहाँ पे अतिशोक्ति होगा। और अंतिम अलंकार हमारे पास रहेगा मानवीयकरण, और यहाँ पे अमानवीय वस्तुओं जिसमें प्रकृति आती है, पशु पक्षी आते हैं या निर्जीव पदार्थों पर मानव के गुणों का आरोपण किया जाता है, वहाँ पे आप मानवीयकरण को अच्छे से पहचान कर सकते हो। ये कुछ सामान्य सी जानकारी थी व्याकरण से संबंधित, और यदि कोई और इस विषय में कुछ जानना चाहता है तो व्यक्तिगत रूप पर से मुझे मैसेज कर सकता है, पूछ सकता है। यदि किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो प्लीज़ उस पर आके आप मैसेज कीजिए, पूछिए जो प्रश्न भी आपको लगता है कि इसको परिचय हम कैसे करें, इसकी पहचान हम कैसे करें। तो बाकी दूसरी जो हमारे पास विषय रहता है क्षितिज और कृतिका, उस पर संभावित जानकारी मैं दूसरे ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको भेजूँगा।